हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आबिद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी पैसिव रिलीफ एक्ट का सेक्शन 3 एंड 4 को, है ना। पैसिव रिलीफ एक्ट सेक्शन 1 एंड 2 मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी मैं सेक्शन 3 एंड 4 को डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सेक्शन 3 है वो किसकी बात करता है? वो एक सेविंग क्लॉज, मतलब सेविंग से उसमें जैसे देखो क्या है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर इन नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड तो डिप्राइव। पहला यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्ट ए अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर इन, यहाँ पे जो भी प्रोवाइड किया गया है नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड, उसे नहीं माना जाएगा। मतलब आगे देखो क्या है क्या नहीं है। जैसे कि देखो ए, पहला क्या है 3A क्या कहता है कि टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर दैन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये एक्ट जो है पैसिव रिलीफ एक्ट 1960 से जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक्ट डिप्राइव नहीं करेगा, यानी कि आपके उस राइट को डिप्राइव नहीं करेगा जो कि अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उससे अलग है। इसमें आप क्या कर रहे हो, पैसिव रिलीफ एक्ट में आप क्यों आए हो? क्योंकि आपको स्पेसिफिक ही वही प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाना है ना। तो अगर आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट था किसी के साथ में, सपोज आपका आपके फ्रेंड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपका फ्रेंड जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तो आपके पास क्या रेमेडीज होगी? आपके पास रेमेडी, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डैमेज क्लेम कर सकते हो, आप डैमेज ले सकते हो। और इस पैसिव रिलीफ एक्ट में आप उसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा सकते हो कि आपको डैमेज नहीं चाहिए बल्कि वही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं कि आप पैसिव परफॉर्मेंस ले क्लेम करो तो आप डैमेज नहीं ले सकते, आप सेम सूट में डैमेज भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो राइट जहाँ पे यहाँ पे दिया गया है, यानी कि पैसिव रिलीफ एक्ट जो है आपको आपके उस राइट को, यानी कि जो राइट आपका पैसिव परफॉर्मेंस, आपका जो पैसिव परफॉर्मेंस आप कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो वो आपकी उस राइट को, यानी कि कोई और राइट होगा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिप्राइव नहीं करेगा, कोई भी राइट रिलीफ कोई डिप्राइव नहीं करेगा। तो जैसे मैंने थोड़ा अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दिया है, द फैक्ट दैट दिस पैसिव रिलीफ एक्ट प्रोवाइड अ पर्टिकुलर रेमेडी। स्पेशली कि अगर आपको एक पर्टिकुलर रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है बट डज नॉट डिप्राइव, आपको रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है लेकिन आपको डिप्राइव नहीं करेगा, आपको वंचित नहीं करेगा एनी पार्टी, किसी भी पार्टी को क्लेमिंग हिज राइट अंडर दी सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ में जिसके पास राइट क्लेम करने का अधिकार है, जिसके पास राइट दिया होगा कि वो डैमेज क्लेम कर सकता है, तो इस राइट को डिप्राइव पैसिव रिलीफ एक्ट नहीं करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 का क्लॉज 2 देखते हैं। 2 में कहा गया, सॉरी बी वाला, बी में कहा गया है कि टू अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हम स्पेशल रिलीफ एक्ट में कोई भी रिलीफ ले रहे हैं और उसके लिए हम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या कर रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो अफेक्ट करेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट ओवरराइड कर रहा है स्पेशल रिलीफ एक्ट को। उस कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे कि डॉक्यूमेंट की बात आती है, वो डॉक्यूमेंट हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट में आता है कि रजिस्टर होना चाहिए, तो पैसिव रिलीफ एक्ट भी उस डॉक्यूमेंट को तभी मानेगा जब वो डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर होगा। यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट में उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो आपको उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना होगा, तभी पैसिव रिलीफ एक्ट उस डॉक्यूमेंट को मतलब उस डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करेगा। अदरवाइज आपको उस डॉक्यूमेंट के बेस पर कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने पैसिव रिलीफ एक्ट का देखो सेक्शन 17 जो होता है ना, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, ये इसमें लिस्ट दी गई है, लिस्ट आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विच शुड बी रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर होने चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 17 में क्या दिया है, जो डॉक्यूमेंट सेक्शन 17 में दिए गए हैं अगर उस डॉक्यूमेंट के बेस में हम इस पैसिव रिलीफ एक्ट में रिलीफ ग्रांट कर रहे हैं तो तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट? जो डॉक्यूमेंट सेक्शन 17 में होंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट के, यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को हमें देखना होगा कि कौन से यहाँ पे सेक्शन 17 में जो है डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, अगर वो डॉक्यूमेंट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, हमारे बीच में उस डॉक्यूमेंट को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये डॉक्यूमेंट को हमें रेटिफाई करवाना है, डॉक्यूमेंट को हमें कैंसिल कराना है, उस डॉक्यूमेंट को पे हमें या हमें उस डॉक्यूमेंट की वजह से रिकवरी करानी है, कोई भी हम इसमें रिलीव ले रहे हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे कहा गया 17 में कि रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर नहीं है तो इन पैसिव रिलीफ उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट नहीं करेगा, यानी कि हमें वो रिलीफ ग्रांट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन जो 47 है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का, clearly provides that if the document required to be registered but that document has not been registered, अगर सेक्शन 7C कहता है कि अगर रिक्वायर्ड है, भैया जरूरी है कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं है,
ठीक है। देन सच डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी यूज एविडेंस, उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में यूज नहीं किया जाएगा। ठीक, ये सेक्शन 49C रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है। उसके बाद देखो इसका सेक्शन 3B जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, यहाँ पे देखो सारे क्या कह रहा है, क्लियरली प्रोवाइड दैट इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, अगर यहाँ पे 3 यही कह रहा है बस कि अगर डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड जरूरी है रजिस्टर होना, रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। और वो कहाँ से पता चलेगा, सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट से, है ना। एंड इट वाज नॉट रजिस्टर्ड, आपने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया है, देन द स्पेसिफिक रिलीफ वुड नॉट बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा, नॉट ग्रांटेड, आपको उस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बट द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 49, अब देखो अगेन द प्रोवाइजो क्या कहता है सेक्शन 49 का, इस पैसिव रिलीफ, वो सॉरी 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट का, ये कहता है कि सच डॉक्यूमेंट कैन बी यूज, ऐसा डॉक्यूमेंट जो यूज किया जा सकता है इन केस ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तो यहाँ पे हम उस डॉक्यूमेंट को, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का, सेक्शन 9 to 25 में हम इसे पढ़ेंगे कि कहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट को, कहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को जो स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाएंगे, तो वहाँ पे जो है अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको हमने एक नॉर्मल से उसमें लिख दिया है, स्टैम्प पेपर में लिख दिया, सपोज करिए नॉर्मल कागज में लिख दिया है, या मैंने आपको पैसा दिया है या उसको हमने एक ऐसे कागज में लिख दिया है, तो वो भी यहाँ पे अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अपने कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है, अगर वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट दिया है और उसका रजिस्ट्रेशन, वो डॉक्यूमेंट जो है वो अगर वो मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट में वो डॉक्यूमेंट आता है, सेक्शन 17 में वो डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट का मतलब रजिस्टर होना जरूरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का जरूरी है, लेकिन कहाँ पे जरूरी नहीं है, अगर उस डॉक्यूमेंट को हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे रहे हैं तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट का रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। ये सेक्शन 49 का प्रोवाइजो कह रहा है, यानी कि 49 सेक्शन 49 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का इसका प्रोवाइजो ऐसा कह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें क्या जानना है, सेक्शन 4, ये हमारा सेक्शन 3 था, ये कवर हो गया, अब हमें सेक्शन 4 में देखते हैं। Specifically to be granted only for enforcing individual civil rights and not for enforcing the penal laws, यानी कि सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 आपको इतना सा बता रहा है कि जो भी हमारा इस पैसिव रिलीफ एक्ट है ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, सिर्फ इंडिविजुअल की, अगर इंडिविजुअल की इन्फोर्स सिविल राइट को इन्फोर्स करने के लिए हम इसको एप्लीकेबल करेंगे, यानी कि जो पैसिव रिलीफ एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, सिविल राइट्स पे, और क्रिमिनल जो पिनल लॉज उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर क्या बोलते हैं, मतलब ट्रेस पास हुआ है, ठीक है, मतलब किसी कोई ट्रेस पास है जो आपकी प्रॉपर्टी में उसने एंटर कर लिया है, ठीक। अगर किसी ट्रेस पासर ने आपकी प्रॉपर्टी में एंटर कर लिया तो आप आईपीसी में भी उसके लिए मतलब उसके लिए केस फाइल कर सकते हो, है ना, कंप्लेंट कर सकते हो, उसकी केस फाइल कर सकते हो, आईपीसी में भी प्रोविजंस है। और उस ट्रेसपासर ने आपकी प्रॉपर्टी में आया, आपको प्रॉपर्टी डिस्पर्जिस कर लिया, तो आप उसके लिए स्पेसिफिक मतलब उस प्रॉपर्टी को रिकवर भी करा सकते हो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ही उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हो जाए, नहीं, यहाँ पे जो प्रोसीडिंग होगी वो सिर्फ सिविल नेचर वाली होगी, सिविल प्रोसीडिंग चलेगा, क्रिमिनल के लिए नहीं चलेगा, क्रिमिनल के लिए आपको अलग आईपीसी में ही वो केस अलग चलेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल, सिर्फ इन्फोर्स करने के लिए इंडिविजुअल के सिविल राइट्स को, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ द इन्फोर्सिंग पिनल लॉ के पर्पस के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो ग्रांट नहीं किया जाएगा। SRA बिल अप्लाई ओनली अ सिविल राइट्स एंड नॉट अ क्रिमिनल लॉ, सिर्फ सिविल राइट्स पे एप्लीकेबल होगा, सिविल लॉज पे एप्लीकेबल होगा, क्रिमिनल लॉज पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा सेक्शन 4 था। तो अभी हमने यहाँ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये समझ में आएगा कि सेक्शन 3 क्या कह रहा है एंड सेक्शन 4 क्या कह रहा है। वरना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।